हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसमें कि ये पेपर जो है आपका 30 सितंबर 2022 में हुआ था, शिफ्ट सेकंड में। और इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आपका एक फंडामेंटल क्लियर होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिए कि किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। देखिए पहला पूछा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। अब लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पर ये जो है ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए लीनियर कम्युनिकेशन पहले तो क्या होता है। तो लीनियर कम्युनिकेशन एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जहाँ कोई व्यक्ति जो मैसेज होता है, इसके जो मैसेज मतलब सेंडर और रिसीवर आपका कम्युनिकेशन जब होता है तो आप ये जानते हैं कि एक तरफ क्या होता है कि सेंडर होता है और दूसरी तरफ रिसीवर होता है। तो लीनियर कम्युनिकेशन में प्राप्तकर्ता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना संदेश भेजा जाता है, मतलब रिसीवर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। तो एक तरह का ये किस तरह का हुआ, वन वे कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, वन वे हुआ, एक तरफा कम्युनिकेशन है, मतलब दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई फीडबैक नहीं मिलता है। और इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, एक ही बार में लोगों की एक जो है बड़ी चेन होती है, जैसे जहाँ पे विस्तृत श्रृंखला होती है, इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके लिए संदेश को ट्रांसमिट करने में सहायक हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर परसुएशन। ठीक है, तो हाँ ये सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या होता है, इससे प्रतिपुष्टि के प्रक्रम में तेजी आती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं है, टू वे भी नहीं होता है। डी कह रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में व्यापक तौर पे प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है इट प्रोवाइड्स, यहाँ पर देखिए इससे निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, डी मार्केटेड रिजल्ट्स, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, डी एंड ई। नेक्स्ट है इसका अगला क्वेश्चन, देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में है। और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, पहला कथन पहला है हेलो कार्बन्स वैश्विक तापमान में सार्थक रूप से योगदान देते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है हेलो कार्बन्स होते हैं समताप मंडल ओजोन को भी उत्प्रेरकीय रूप से नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सेकंड ऑप्शन, तो इनमें से आपको ये चूज़ करना है कि दोनों ऑप्शन किस तरह से हैं, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही और एक गलत है। तो यहाँ पर देखिए मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के फलस्वरूप, मतलब इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जो औसत तापमान में वृद्धि होती है, इसी को ही हम मोटे तौर पे कहें तो ग्लोबल वार्मिंग यही होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट किससे आता है, ग्रीन हाउस गैसों से। अब ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसको बोलते हैं, ओजोन O3 है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयुक्त रूप को ही हेलो कार्बन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि हेलो कार्बन क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का कंबाइंड मिक्सचर है। ठीक है, हेलो कार्बन जो होते हैं वैश्विक तापमान में सार्थक रूप से योगदान देते हैं, तो ये पहला कथन सही है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि समताप मंडल में, तो समताप मंडल की बात कह रहा है कि ओजोन को भी जो उत्प्रेरकीय रूप से, मतलब कैटलिस्ट के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि किस तरह से ये कैटलिटिकली डिस्ट्रॉय करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको पता है, मैंने भी कई बार आपको बता रखा है कि वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें आपको पता है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब यहाँ पर CO2 होगा, N2O, मीथेन, CFC, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको प्रभावित करती हैं। ओजोन परत में क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो रेज होती हैं इनको
अवशोषित कर लेती है और ये क्या है, फिर पृथ्वी मंडल में जो भी जीव जंतु हैं उनसे रक्षा करती है। ठीक है, तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सूर्य से, वो ओजोन लेयर जो है इसको यहाँ तक नहीं पहुँचने देती है, और इससे क्या होता है, पृथ्वी में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग हैं या एनिमल बीइंग है, वो सारी उनकी रक्षा होती है। तो इस तरह से ओजोन जो है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत को किस यूनिट में मापा जाता है, तो डॉप्सन यूनिट में। तो कुछ हैलो कार्बन जो होते हैं ओजोन परत को नष्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही होता है कि हैलो कार्बन समताप मंडल ओजोन को भी उत्प्रेरकीय रूप से नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हैलो कार्बन्स होते हैं जो ओजोन लेयर को भी नष्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोऑपरेटिव अप्रोच क्या होते हैं, जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिश बॉल भी क्या है, वार्तालाप संवाद का ही एक रूप है, जिसका उपयोग बड़े समूह के भीतर विषयों पर चर्चा करते समय किया जाता है। ठीक है, तो फिश बॉल होता है। जिगसॉ, ये भी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है। और टीम पेयर सोलो, ये भी एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं आता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन इसमें नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है, और ये क्वेश्चन आपको पता रहने चाहिए कि किस तरह से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट वही होता है, सिलेबस में टॉपिक्स वही हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 कथन है। कथन पहला स्टेटमेंट कह रहा है, शिक्षण और अधिगम का समझ स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करता है। ठीक है, तथ्यात्मक सूचना संबंध परकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। तो ये कह रहा है, मतलब ये सही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आप जानते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में। और दूसरा कथन कह रहा है, शिक्षण और अधिगम का रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, विमर्शपूर्ण स्तर, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही कह रहा है कि मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें फॉलो कर रही हैं दोनों को। तो इसका मतलब है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा इसको मुझे डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही ये क्वेश्चन है और आपका ये दोनों ही यहाँ पर सही है कि यहाँ पर जो होता है शिक्षण और अधिगम का जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर सहायक होता है। मतलब ये सबसे क्या है, हाई लेवल ऑफ टीचिंग है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल की हम बात करें। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है किस में आता है, बीच में आता है। तो इस तरह से ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें जितनी भी बता रहा है ये इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करता है कि ये क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात हम करें तो इसमें देखिए 5 इसके जो है ये अलग अलग दे रखा है कि कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, गैदर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। अन्वेषणात्मक शोध क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक जानकारी एकत्र करना। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर एक तो जो प्राइमरी लेवल की जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो इकट्ठा की जाती है। इसके साथ साथ अध्ययन की रूपरेखा तैयार किया जाता है। शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाता है ताकि समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के संबंध में
पर्याप्त जो है ज्ञान मतलब पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके, और अध्ययन के लिए शोध का सहारा भी लिया जाता है जिसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ आपको यहाँ पर कि प्राथमिक जानकारी एकत्र करना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NROER? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ओपन और ऑनलाइन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। और NROER किस लिए यूज़ किया जाता है? प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तथा जरूरी विषयों के शैक्षिक संसाधनों को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्या हुआ, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ठीक है, आगे देखिए, द फोकस एरिया ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है प्लस इसके साथ ये तो क्वेश्चन मैंने बना ही रखा है वीडियो, और इसी के साथ साथ जो NEP 2020 में अभी जो करंट की जो चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, क्योंकि 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं ना, 2 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें अभी अप्लाई की जा रही हैं, क्या क्या नए चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या नए प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बन चुके हैं, काफ़ी आए हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन करेंट में क्या क्या चीज़ें उसमें अंतर्गत हो रही हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। वहाँ पे है नेशनल NEP मतलब करंट के डाटा और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह से वीडियो आप देखिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो नई शिक्षा नीति की बात करें तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो है मंजूरी प्रदान की थी, और नई शिक्षा नीति जो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसका स्थान लिया था। और इसके जो है अध्यक्षता किसकी थी? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता वाली समिति थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, यहाँ पर 2020 21वीं सदी की, मतलब पहले 1968 में आई, फिर 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि GDP का कितना परसेंट? तो GDP का 6% भाग के बराबर निवेश का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसके जो राइट ऑप्शन है क्या होंगे? संस्थानों की पुनः संरचना, ठीक है, और समग्र शिक्षा प्रदान करना, हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है। उच्चतर शिक्षा के विनियामक तंत्र मतलब रेगुलेटरी सिस्टम की बात करता है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 3 भाषा फॉर्मूला मतलब हिंदी, अंग्रेजी और जो भी लोकल भाषा है, ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, और 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत थी, जिसमें कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के से क्षेत्र में यहाँ पर कह रहा है कि सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों की पुनः संरचना, सही है। हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, और ये पार्ट है इसका यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ई सेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका C, D और E। किस ऑप्शन में है? ये आपका D ऑप्शन में है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, एसिंक्रोनस मोड की बात करता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग? तो यहाँ पर क्या होगा, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। वीडियो में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाई गई हैं, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यहाँ पर क्वेश्चन के साथ भी और वैसे भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ बना रखी हैं। तो आप लोग वो सारी वीडियो देख लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी और हेल्पफुल भी होंगी। एसिंक्रोनस मोड की बात करें तो असहकालिक अधिगम का एक सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग यहाँ पर कहाँ करते हैं? शिक्षा गाइडेंस के रूप में और अधिगम के रूप में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि इस एसिंक्रोनस मोड में एक ही स्थान या एक ही समय में मतलब नहीं, पर यहाँ पर एक साथ नहीं ये शुरू होता है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस मोड की जो विषय वस्तु है आमतौर पर डिजिटल होती है और विभिन्न रूपों में जैसे कि चर्चा बोर्ड, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो सकती है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस मोड की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस होती हैं, तो लाइव क्लासेस में आप क्या है, सामने आके मतलब ऑनलाइन मोड पे आप पढ़ाई करते हैं, तुरंत आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टीचर भी आपको आंसर देता है। लेकिन एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है, वो तो सिंक्रोनस मोड हो गया, मतलब टाइम के साथ ही आपको वहाँ पे आना है। और एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि आपको टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, आप जब चाहें तब आप उसको देख सकते हैं और अपने टाइम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आपको, तो ये आपको क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकती हैं, है ना, PDF के फॉर्म में भी मिल सकती हैं, आप उनको देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसके जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया सेल्फ पेसिंग, ठीक है, और उसके बाद है इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है क्योंकि हम रिकॉर्डेड चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर हम तुरंत लाइव आके नहीं देखते हैं। फिर सेल्फ एंगेजमेंट होता है क्योंकि आपको सेल्फ से चीज़ें तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी टीचर के द्वारा, लेकिन आपको सेल्फ एंगेजमेंट रखना है। और यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एट द सेम टाइम, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो यहाँ पर ये तो रॉन्ग है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, A, C एंड D। ठीक है, किस में आ रहा है, C ऑप्शन में, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक तो यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन सेल्फ पेसिंग होती है, सेल्फ एंगेजमेंट होता है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय के ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का पैटर्न एकदम ही बदल गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारतीय श्रीधान्य कटक, इसका जो राइट ऑप्शन है श्रीधान्य कटक विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक थे। ठीक है, तो नागार्जुन कौन थे, बौद्ध भिक्षु, और नागार्जुन कौन थे, शून्यवाद के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। और नालंदा विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में हिंसा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जो है नालंदा के विषय में भी जाननी चाहिए। कई तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको हायर एजुकेशन से करवा भी रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको सभी देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी और हेल्पफुल भी होंगी। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन द मीडियम दैट कैरीज द मैसेजेस। अब इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है ना। कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए और मैंने सब आपको बता रखा है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो इंट्रापर्सनल की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो इसका मीडियम होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका मीडियम होता है और इसमें ये कम्युनिकेशन का वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने अंदर संचार करता है तथा संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के रूप में कार्य करता है। वो एक ही पर्सन है जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल आपको पता है दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन मास के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेने से फिर क्या होता है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन ऐसे या 30 क्वेश्चन, ज़्यादा मैक्सिमम 30 क्वेश्चन इस तरह से मैं बनाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और काफ़ी वीडियो मैंने आपको दे रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, जिसमें कि एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की और आपके रिसर्च की, इस तरह से काफ़ी जो है क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। जो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको सारे उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको देख लीजिए। एग्जाम के पहले एक बार देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।